नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है राजनीति का, और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं दिल्ली ब्लास्ट पर हैरान करने वाले ऐसे खुलासे जिनको आप सुनेंगे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो कि ये हुआ तो हुआ क्या। आज अपडेट आ रही है जैश के आतंकी डॉक्टर उमर के पार्टनर आमिर के बारे में। ये अपडेट क्या क्या है, जिसको एनआईए ने रिमांड पर ले लिया है, उससे दिल्ली बम धमाके जुड़े हुए एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं, हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। मैं दिखाता हूं आपको सबसे पहले आमिर की उमर की खतरनाक आतंकी जोड़ी पर ये डिटेल रिपोर्ट। दिल्ली धमाके का सच सामने आने वाला है। आतंकी उमर का पार्टनर आमिर हर राज उगलने वाला है। दिल्ली धमाके में आतंकी उमर के क्राइम पार्टनर रहे आमिर राशिद को एनआईए ने गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एनआईए को आमिर की 10 दिन की रिमांड मिली। मतलब ये कि अब आमिर से धमाके की पूरी स्टोरी सामने आएगी, क्योंकि आमिर राशिद आतंकी मोहम्मद उमर का सबसे करीबी साथी था। धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार आमिर राशिद के नाम पर थी। आमिर ने ही धमाके के लिए उमर को कार दी। उमर की आतंकी साजिश में आमिर राशिद भी शामिल था। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि 10 दिनों के दौरान उसे अलग अलग ठिकानों पे ले जाया जाएगा। जो भी इस मामले में गिरफ्तार आरोपी हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहिदा, इसके अलावा डॉक्टर परवेज, इन तमाम लोगों से आमने सामने कन्फ्रंट कराया जाएगा। इसके साथ ही उन तमाम जगहों पर ले जाएगा जहां पर ब्लास्ट करने की तैयारी है। यानी पुलिस रिमांड के दौरान डॉक्टर आमिर कई अहम खुलासे करेगा, जिसके बाद इस केस से और भी पर्दा उठ पाएगा। जी न्यूज की टीम कश्मीर के पंपोर में आमिर के घर पहुंची। वहां उसके परिवार ने आतंकी कनेक्शन की बात से इनकार किया। साथ ही आमिर की गिरफ्तारी से जुड़ी पूरी कहानी को पलट दिया। 10 तारीख को हम आपके घर आए थे यहाँ, तब आपने बताया था कि इन दोनों को जो है पुलिस घर में थे। हाँ, पुलिस ले गई थी। पुलिस ले गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर हम वहाँ पांपोर थाने में गए तो उन्होंने छोड़ा नहीं वहाँ पे। फिर तीसरे दिन हम गए, फिर उन्होंने बोला हाँ वो यहाँ पे है। फिर हम गए अंदर तो हमने उमर के साथ मुलाकात की। अच्छी उमर मतलब ये इसके साथ? हाँ, अच्छा। उमर के साथ अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ छोड़ दिया वहाँ उसको। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी उमर को लेकर क्या खुलासा सामने आया। उमर के शू बॉम्बर होने का शक है। दरअसल धमाके वाली I-20 कार की ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूता बरामद हुआ। इस जूते में एक मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया, जिसके जरिए ब्लास्ट को अंजाम देने का शक है। जांच में अमोनियम नाइट्रेट और TATP के ट्रेस भी मिले। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया है कि इस कार में सवार जैश का आतंकी डॉक्टर उमर जो है एक फिदायनी के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और इसी के साथ इस कार से पुलिस को जो है, जांच एजेंसियों को जो है TATP और इसी के साथ अमोनिया नाइट्रेट के भी सबूत मिले हैं। यानी कि एक जोरदार धमाका जो हुआ है वो TATP के जरिए हुआ है, जो कि एक शक्तिशाली विस्फोटक होता है। इससे पहले दिसंबर 2001 में पेरिस से मियामी जा रही अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट में रिचर्ड रीड नाम के एक शू बॉम्बर ने अपने जूतों में खतरनाक विस्फोटक TATP से धमाका करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। ठीक उसी पैटर्न को उमर ने दिल्ली ब्लास्ट में अंजाम दिया, इसका शक है। लेकिन क्या ये वाकई शू बॉम्बर विस्फोट था? इसका खुलासा अब आमिर से पूछताछ के बाद होगा। कश्मीर से खालिद हुसैन और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार से अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ एक और विस्फोटक बरामद हुआ, जिसका नाम है TATP। और सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने उसे पहले ही भारी तादाद में जमा कर रखा था। लेकिन TATP क्या है? फुल फॉर्म है ट्राइसिटॉन टाइप पेरोक्साइड। ये दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक माना जाता है। इसे एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिड से मिलाकर के बनाया जाता है। वजन में हल्का होता है, ताकतवर होता है और बड़ा ब्लास्ट करने वाला यानी भारी नुकसान पहुंचाने वाला होता है। बहुत छोटी से रगड़ की जरूरत होती है, थोड़े से झटके से फट सकता है। इसे स्कैनर या मेटल डिटेक्टर से पकड़ना मुश्किल होता है और इसे
आतंकी दुनिया में सबसे मुफीद विस्फोटक के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल 2005 के लंदन ब्लास्ट और 2016 में ब्रुसेल्स एयरपोर्ट अटैक में हुआ था। आईएसआईएस जैसे संगठन इसे विस्फोटक का कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। ये टीएटीपी के बारे में जानकारी। देखिए इसी बीच बात दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर गैंग के वुल्फ अटैक वाली साजिश की तो खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की जांच में हुआ है। डॉक्टर आतंकी शाहीन परवेज ने वुल्फ आर यानी रात 11 से 2 बजे के बीच का इस्तेमाल किया। वुल्फ पैक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संदेश भेजे जाते थे। शाहीन ने अरोरा और लूना इन 2 नाम से महिला आतंकियों की टीम्स बनाई। इस टेरर मॉड्यूल का भेड़ियों के पैटर्न पर हमला करने की साजिश और कोड वर्ड का प्रयोग चौंकाने वाला है। वुल्फ आवर में दिल्ली दहलाने की साजिश। अरोरा और ल्यूना का टारगेट फिक्स था। क्या हिंदुस्तान में वुल्फ अटैक का प्लान था? दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसीज ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये सफेद पोश आतंकियों की एक हिडन लाइफ थी जिससे वो खूनी साजिश रचते थे। दिन में वो डॉक्टर की जिंदगी जीते थे, रात 11 बजते ही आतंक की काली दुनिया में एक्टिव हो जाते थे। रात को करीब 3 घंटे से सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे। वैसे कहते हैं वुल्फ आर। वुल्फ आवर में एक्टिव होते थे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन परवेज और अन्य आरोपी। वुल्फ आवर में ही अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों पर काम करते थे आरोपी। रात के समय ही आपस में संपर्क करते थे आरोपी। चैट बॉक्स के मैसेज से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा रात 11 बजे से 2 बजे तक का है, जो जांच एजेंसीज को मिला है। इसी समय चैट बॉक्स मैसेज, आतंकी प्लानिंग और संपर्क होते थे। ये समय इसलिए चुना गया ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब जांच एजेंसियों को बेहद चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। शाहीन, परवेज, आरिफ ये वुल्फ पैटर्न पर लगातार काम कर रहे थे। दिन में ये सामान्य तरीके से रहते और रात में बकायदा आतंकी प्लानिंग करते। इनके व्हाट्सएप मैसेज और कॉल डिटेल्स रात 11 बजे से 2 बजे के बीच में पाए गए हैं। जांच एजेंसीज ने जांच में से व्हाट्सएप ग्रुप से पर्दा उठाया है जिसने इनके खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश किया। इस ग्रुप का नाम था वुल्फ पैक। वुल्फ पैक नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कई नंबर। शाहीन इस ग्रुप की एडमिन है और परवेज और आरिफ इस ग्रुप से जुड़े थे। यहां पर भी शाहीन ही मास्टरमाइंड थी। वो इस ग्रुप में बातचीत करती थी। हाउल कोड के जरिए शाहीन ही बातचीत शुरू करती थी। शाहीन ने महिला आतंकियों की 2 टीमें बना रखी थी जिसका नाम अरोरा और लूना था। अरोरा और लूना मादा भेड़ियों के नाम होते हैं। शाहीन वुल्फ आवर में सभी जरूरी संदेश देती थी। ये सभी संदेश कोड वर्ड में दिए जाते थे। जांच एजेंसियों को इसी ग्रुप से एक और जानकारी मिली है। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा था। ग्रिफिथ, कोर्लेनियस शब्दों का प्रयोग भी ग्रुप में मौजूद नंबरों में नामों की जगह किया गया था। मैडम सर्जन और फिर शाहीन ग्रुप की अल्फा थी। वुल्फ पैटर्न पर ही शाहीन इनको घात लगाकर हमला करने की बात कहती थी। परवेज की तरफ से ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की जानकारी ली जाती थी। परवेज के घर से चापड़ भी छापेमारी के दौरान मिला है। पिछले 1 साल से परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नाइट ड्यूटी कर रहा था जो वुल्फ आवर से मेल खाती है। ये कहा जा सकता है कि रात में बकायदा आतंकी प्लानिंग की जाती और देश भर में कहां-कहां पर विस्फोट करना है और कैसे बकायदा आतंकियों की ट्रेनिंग करनी है, टीम बनानी है, इस पर रात भर चर्चा होती और इस पर एक रणनीति बनाई जाती। यानी इन आतंकियों की प्लानिंग वुल्फ अटैक पैटर्न पर देश को दहलाने की थी। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं दिल्ली और फरीदाबाद में एक्टिव व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर सबसे बड़ा खुलासा। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में पता ये चला कि मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन किसी मैडम एक्स और मैडम जेड के इशारे पर काम कर रही। अब सवाल ये कि आखिर ये मैडम एक्स और मैडम जेड कौन है? ये कोडवर्ड किसके लिए बनाया गया? क्या एक्स और जेड का रिश्ता पाकिस्तान से है? क्या एक्स और जेड का रिश्ता आतंकी संगठनों से सीधा है? क्या एक्स और जेड ही शाहीन और आतंकी संगठनों के बीच की कड़ी बनी हुई थी?
इस हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। दिल्ली में टेरर, पाकिस्तान से ऑर्डर। मैडम सर्जन का बॉस एक्स और जेड। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिद उर्फ मैडम सर्जन, जिसके फोन की व्हाट्सएप चैट ने पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया है। इन चैट्स में दो नाम बार बार सामने आ रहे हैं, मैडम एक्स और मैडम जेड। दो ऐसे नंबर जिनके ना डीपी है, ना स्टेटस, ना ही असली पहचान। बस इन नंबरों से मैडम सर्जन को कमांड आता है। लेकिन सवाल है कि आखिर मैडम एक्स और मैडम जेड है कौन? आखिर वो कौन है जो जैश की मैडम सर्जन को कमांड देती थी? सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं। मैडम एक्स और मैडम जेड भारत में मौजूद हैं या फिर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। दोनों नंबरों की गतिविधि, आईपी एड्रेस, वीपीएन इस्तेमाल और वर्चुअल नंबर की पूरी गहनता से जांच की जा रही है। मैडम सर्जन कहा जाता था, लेकिन शाहीन के साथ दो और भी महिलाएं थीं जिनको शाहीन मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से बकायदा मैसेज करती थी। आखिरकार ये दो महिलाएं कौन थी और इनका शाहीन से क्या कनेक्शन था, इन सब के बारे में जांच एजेंसियां पता कर रही हैं। जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट में जुलाई महीने का एक मैसेज मिला है जिसमें मैडम एक्स ने सर्जन से मैडम जेड को जल्द नेटवर्क के बाकी सदस्यों से मिलवाने की बात कही थी। यानी मैडम सर्जन पूरी प्लानिंग से भारत में जैश की आर्मी तैयार कर रही थी और नई महिला सदस्यों की भर्ती भी की जा रही थी। लेकिन इसी चैट से जैश के आतंकी साजिश का खुलासा भी हो गया। एक मैसेज में शाहीन उर्फ मैडम सर्जन ने मैडम एक्स को लिखा था, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी। इस पर मैडम एक्स ने जवाब दिया, ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। जी इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ कि मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री के लिए किया गया था, जबकि ऑपरेशन शब्द का मतलब आतंकी हमला था। यही नहीं, एक और मैसेज में मैडम जेड ने मैडम सर्जन को निर्देश दिया था कि हमदर्द ऑपरेशन पर ध्यान ज्यादा दीजिए। जांच में सामने आया है कि हमदर्द ऑपरेशन एक कोड था जिसका इस्तेमाल महिला आतंकियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। यह बातचीत उस टेरर एक्टिविटी की तैयारी थी जिसे शाहीन अंजाम देने वाली थी। यानी शाहीन केवल एक एग्जीक्यूटर नहीं थी, बल्कि लगातार मैडम एक्स और मैडम जेड से सीधे आदेश ले रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मैडम एक्स और मैडम जेड हैं कौन, और ये हिंदुस्तान में है या फिर पाकिस्तान से ही पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रही हैं। शाहीन ग्रुप की एडमिन थी, मैडम सर्जन के नाम से जानी जाती थी और महिलाओं की ब्रिगेड मादा भेड़ियों के नाम पर खड़ा करना चाह रही थी। अरोरा और लूना कोड वर्ड्स में सबको निर्देश दिए जाते थे। जी इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये पता चला है कि मैडम एक्स पाकिस्तान की रहने वाली हो सकती है और वो कोई और नहीं, जैश सरगना अजहर मसूद की बहन हो, जो हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की साजिश में जुटी। तो मैडम जेड जैश कमांडर उमर फारूक की विधवा अफीरा बीबी हो सकती है, जिसे जैश मोहम्मद की महिला शाखा यानी जमातुल मोमिनात में शामिल किया था। उसे मसूद की बहन के साथ भर्ती, कट्टरपंथ और संचालन का काम दिया गया था। यह महज शुरुआती जांच है। अभी जैसे जैसे डिजिटल फॉरेंसिक जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली ब्लास्ट के पीछे इस महिला मॉड्यूल की परतें खुलती जा रही हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली धमाकों के बाद अब जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन ने आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड का पूरा रैकेट बेनकाब किया। पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहा है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में सीलर फिदाइल हमलों की साजिश रच रहा था। तारीख थी 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को राजधानी में 6 आत्मघाती हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार था। मास्टरमाइंड थे डॉक्टर उमर और शाहीन। नहीं, समय रहते इसी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया और जैश का ऑपरेशन D6 खत्म हुआ।
डॉक्टर ब्रिगेड का फिदाइन प्लान, जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन। आतंकियों का D6 फॉर्मूला, बाबरी का बदला। व्हाइट टेरर मॉड्यूल का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, आतंक की डी कंपनी का खौफनाक चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। दिल्ली धमाका तो महज ट्रेलर था, डॉक्टर ब्रिगेड के आतंकी का असली चैप्टर अभी बाकी था। पाकिस्तान के इशारों पर दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दहलाने की साजिश थी और इसके लिए जैश ने तैयार किया था आतंक का प्लान D6। यानी 6 दिसंबर को दिल्ली में 6 आत्मघाती हमले का प्लान था, जिसके लिए आतंकी उमर और शाहीन की जोड़ी ने पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर कई कश्मीरी लड़कों का ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें फिदाइन बनने के लिए तैयार कर रहा था। उमर के संपर्क में आए कश्मीरी लड़के जसीर उर्फ दानिश ने इसका खुलासा किया। उसने बताया कि दिल्ली को 6 दिसंबर को दहलाने की साजिश 1 साल पहले से ही थी और ये नापाक प्लान उमर और शाहीन ने मिलकर बनाया था। जांच में पता चला है कि इसलिए फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक जुटाया गया था। 1.5 महीने तक उसको जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वहाँ लिया गया और वहाँ पर 1.5 महीने तक उसको रेडिकलाइजेशन का वो पाठ पढ़ाते रहे। और उसके बाद जब उन्हें हमला करना था 2025 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो जासिर है उसने बैकआउट किया। उसने ये कहकर बैकआउट किया कि जो आत्महत्या करना है वो इस्लाम में गलत है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से आत्मघाती हमलावर यानी फिदाइन की तलाश थी। पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी इस मॉड्यूल की अगुवाई कर रहा था, जिसका मकसद दिल्ली में बहुत बड़ा हमला करना था। इसी फिदाइन हमले के लिए आतंकी मॉड्यूल कश्मीर के काजीगुंड के रहने वाले जसीर उर्फ दानिश को ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन दानिश ने फिदाइन बनने से मना कर दिया। दानिश ने कहा कि इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है। सूत्रों के मुताबिक ये डी कंपनी पूरे भारत में टेरर आर्मी तैयार करने की प्लानिंग कर रही थी और इसके टारगेट पर था हिंदू धार्मिक स्थल और मिलिट्री ठिकाने समेत कई सरकारी दफ्तर, जहां एक साथ फिदाइन हमले का प्लान था। पहले स्टेज में आतंकी ब्रिगेड ने हमले की प्लानिंग की थी। कब, कहां और कैसे हमला करना है इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। दूसरे स्टेज में विस्फोटक, कार और फिदाइन को तैयार करना था। इस काम को भी आतंकियों की डॉक्टर्स कंपनी पूरा कर चुकी थी। स्टेज 3 में विस्फोटक के साथ टाइमर से शक्तिशाली आईडी बनाए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया और इसी बीच उमर ने दिल्ली में पैनिक ब्लास्ट किया। मगर सबसे खतरनाक था स्टेज 4। सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि भारत में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी, जिसमें कुछ जगहों पर फिदाइन हमले होने थे और 2-2 के ग्रुप में हमले के लिए आतंकी भेजे जाने थे। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के परिवार का बदला लेने का था प्लान। डॉक्टर शाहीन के जिम्मे था महिला ब्रिगेड तैयार करना और मरीजों को मदद के बहाने आतंकी बनाना। डॉक्टर उमर नबी को करना था विस्फोटक और गाड़ियों का इंतजाम। डॉक्टर मुजम्मिल को सौंपी गई थी फंडिंग और पूरे टेरर ऑपरेशन की लॉजिस्टिक जुटाने की कमान। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। लेकिन सहारनपुर से अदील की गिरफ्तारी के बाद ही इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्लान फेल हो गया और जैश का ऑपरेशन D6 डीरेल हो गया। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड ने भारत को दहलाने के लिए पूरा प्लान बनाया था। उसके 4 स्टेजेस थे। हर स्टेज की डी कंपनी में जिम्मेदारियां भी तय थी। जिम्मेदारी पहली यानी पहली स्टेज, किरदार नंबर 1 थी डॉक्टर शाहीन। शाहीन हमले के लिए फिदाइन तैयार करती थी। किरदार नंबर 2 यानी स्टेज 2, डॉक्टर उमर नबी, जो कि विस्फोटक और गाड़ियों का इंतजाम करता था। फिर स्टेज 3, किरदार नंबर 3 आता है डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि फंडिंग और लॉजिस्टिक्स जुटाने की कमान जिसके पास थी। अगली स्टेज 4, किरदार नंबर 4 की एंट्री होती है डॉक्टर अदील की, जो कि हमलों से पहले उस टारगेट की रेकी करता था और प्लान बनाता था। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये कि यूपी में ऐसे कितने आतंकी हैं या कितनी ऐसे भाई बहन की जोड़ियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। यह सवाल उठने पीछे की वजह क्या है और क्यों यह पूछा जा रहा है कि भाई बहन की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कितनी है, उसके पीछे कुछ वजह है।
वजह यह कि दिल्ली ब्लास्ट में लखनऊ से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। एटीएस की कार्रवाई में ये दोनों जो पकड़े गए वो रिश्ते में भाई बहन निकले। दोनों पर आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक है। दोनों संदिग्धों ने अगस्त में ही शाहीन से मुलाकात की। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने लखनऊ के होटल्स की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है। सीसीटीवी फुटेज में पता यह चला कि दोनों साजिश में शामिल हैं। ये दोनों डॉक्टर शाहीन और परवेज के करीबी बताए गए। आतंकी डॉक्टर शाहीन और परवेज भी रिश्ते में भाई बहन हैं। जो लोग मिल रहे हैं वो भी रिश्ते में भाई बहन हैं। जिनसे मिल रहे हैं वो भी रिश्ते में भाई बहन हैं। शाहीन, शाहिद और परवेज से कनेक्शन मिलने के बाद से एटीएस ने छापेमारी कर इन दोनों को हिरासत में लिया और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये एक और बात है, भाई बहन की बात नहीं। भाई बहन का अंदाज और वाकया जरा जुदा है। ये भाई बहन है बिहार के और इस वक्त बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं। ये भाई बहन है लालू परिवार के। लेकिन परिवार, पावर और पॉलिटिक्स, ये 3 P हैं जो कि आपस में सिंक्रोनाइज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीति में कोई नई बात नहीं है कि परिवार, पावर और पॉलिटिक्स में अंदरूनी टकराव हो। लेकिन बिहार के अंदर जो हुआ, रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से परिवार से अलग होने की बात कही, एयरपोर्ट पर आकर के जैसे लोगों से बात की, वो सवाल उठा रहा है कि लालू परिवार के अंदर क्या चल रहा है। और तेज प्रताप यादव, जिनको कुछ वक्त पहले परिवार से अलग किया गया था, क्या वो अब रोहिणी आचार्य की बेइज्जती का बदला लेंगे? लालू परिवार में मचा बवाल। बेटी रोहिणी ने उठाए सवाल। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। बहन पर चप्पल से हमला, अब तेजू भैया लेंगे बदला। बहन का जो अपमान करेगा फिर इनका सुदर्शन चक्र चलेगा। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही लालू परिवार में खलबली। परिवार के जिस बेटी ने अपनी किडनी देकर पिता की जान बचाई, टूटी हुई घर छोड़ गई, परिवार से नाता तोड़। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। रोहिणी आचार्य की तस्वीरें सामने आई तो सत्ता के गलियारों से लेकर बिहार के घर घर में सवाल उठे कि आखिर क्या हुआ जो लालू राबड़ी की बेटी अपने माँ, अपने बाप और भाई से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हुई। जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को, अब बहन को। बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में शुरू हुए संग्राम पर जो सवाल उठे, उसका जवाब भी रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट से मिला। रोहिणी के पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। ये वही बात है जो संजय यादव और रमीज ने मुझसे कही है और मैं सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हूं। रोहिणी के इस पोस्ट ने लालू परिवार की कई दिनों से चली आ रही कलह को सामने रख दिया और लालू यादव इस पारिवारिक कलेश को सुलझा पाते उसके पहले ही रोहिणी घर छोड़कर एयरपोर्ट पहुंची और इल्जाम ये कि उन पर चप्पलें उठाई गईं, गाली गलौज की गई क्योंकि उन्होंने संजय यादव और रमीज को लेकर सवाल किया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के इस इल्जाम के बाद पूरा लालू परिवार कटघरे में खड़ा हुआ। सवाल ये कि जिस बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पिता को नई जिंदगी दी, उसके साथ ये बर्ताव क्यों? क्या बेटी से ज्यादा अहमियत संजय यादव और रमीज की है? इस सवाल का जवाब भी रोहिणी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर दिया और फिर खुद मीडिया के सामने आई। बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? इस पूरे प्रकरण में जिस बात ने पूरे बिहार को सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये कि लालू परिवार में पहले बहू और अब बेटी के साथ मारपीट की गई, बेटी को गालियां दी गई
और बेटी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। रोहिणी के आरोपों के निशाने पर तेजस्वी और उनकी रणनीतिकार हैं। छोटी बहन से बदसलूकी पर बड़े भाई तेज प्रताप भड़के, सोशल मीडिया के जरिए घटना पर गुस्सा जाहिर किया और मीडिया के सामने आकर सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। कुछ दिनों पहले तेज प्रताप को भी घर और पार्टी से बाहर किया गया था, जिसके लिए तेज प्रताप ने पार्टी के कुछ जयचंदों को जिम्मेदार ठहराया। अब उनकी बहन रोहिणी ने भी खुलेआम संजय और रमीज का नाम लिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। अब देखना होगा कि तेज प्रताप अपने साथ और अपनी बहन रोहिणी के साथ हुए अपमान का बदला कैसे लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने है, जो 23 सितंबर को जेल से बाहर तो आए थे, लेकिन एक बार फिर आजम खान सलाखों के पीछे पहुंच गए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर से 7 साल की सजा हो चुकी है। रामपुर की कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड के मामले में दोनों को दोषी करार दिया और एक बार फिर दोनों को सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को जेल भेज दिया गया। आजम खान 23 सितंबर यानी अब से लगभग 2 महीने पहले सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। रिहा होने के बाद आजम खान काफी चर्चाओं में भी रहे। आजम खान को लेकर कई सवाल भी पूछे गए, लेकिन आजम खान ने बड़ा सधावा उत्तर दिया और अब जब सुनवाई हुई तो एक बार फिर 7 साल के लिए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया। 2 महीने पहले आजम खान बाहर आए थे। 9 महीने पहले उनके बेटे, उनके साहबजादे अब्दुल्ला आजम बाहर आए थे हरदोई जेल से। फर्जी पैन कार्ड का जो मामला जिसमें कि वापस वो अंदर जा रहे हैं, ये मामला है 2019 का, जहां रामपुर में ही बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आकाश सक्सेना विधायक बन चुके हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए गए। फैसला है क्या कहेंगे सर? इसको 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। चलो अदालत का फैसला है क्या कहेंगे सर? इसको 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। चलो। और अब एक और खबर, लेकिन ये खबर राजनीति आतंक के खिलाफ नीति पर सवाल उठाती है। दरअसल दिल्ली धमाके में कश्मीरी आतंक के खिलाफ एक्शन हुआ तो उनके हमदर्दों का दर्द, जो कि हमेशा सामने आता है, एक बार फिर छलका। फारूक अब्दुल्ला का नंबर पहले आया, फिर उमर अब्दुल्ला सामने आए और अब महबूबा मुफ्ती को कश्मीर का मुद्दा लाल किले में गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। तो फिर सवाल उठा कि आतंकियों के रहनुमा ये भारत में क्या कर रहा है। फिर सवाल उठता है कि आतंकियों के साथ हमदर्दी में क्यों है महबूबा। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। डॉक्टर आदिल अहमद अनंतनाग का, डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा का, डॉक्टर मोहम्मद उमर पुलवामा का, डॉक्टर आरिफ मीर अनंतनाग का, डॉक्टर निसार उल हसन बारामूला का। ये उन व्हाइट कॉलर आतंकियों के नाम हैं जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जब इन पर शिकंजा कसा तो उनके हमदर्दों का दर्द छलक आया। कश्मीरी और मुस्लिम के मुद्दे पर राष्ट्रवादी सोच पर सवाल उठने लगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाकों से जुड़े कश्मीरी आतंकियों पर हुई कार्रवाई को लेकर विवादित बयान दिया है। महबूबा ने आतंकियों का बचाव करते हुए दावा किया कि कश्मीर की परेशानी अब लाल किले के सामने गूंज रही है। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे,
मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद सवाल उठे, आखिर कश्मीरी आतंकियों का बचाव क्यों कर रही हैं महबूबा? आतंकियों पर कार्रवाई हुई तो महबूबा के दिल में दर्द क्यों उठा? क्या महबूबा की ये सोच आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगी? महबूबा को आतंकियों में गलती नजर क्यों नहीं आती? ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टिकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पर हम इसका कंडेम करते हैं। सिर्फ महबूबा ही नहीं, उनसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठा चुके हैं और अलग ही लकीर खींचते नजर आए थे। अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जो घरों से निकाला जा रहा है, उनका कसूर नहीं है, वो नहीं जानते ये चीजें, मगर आज हर कश्मीरी पे निशान है। आतंकियों के बचाव में इन सियासी बयानबाजियों के बीच सुरक्षा बलों का ऑपरेशन नॉन काइनेटिक 11वें दिन भी ताबड़तोड़ जारी रहा। कठुआ, पुंछ, राजौरी और सुंदरबन में तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में अब तक 300 से भी ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। इन लोगों में आतंकियों के मददगार और पूर्व आतंकी शामिल हैं। उन लोगों से भी पूछताछ की गई जिनका संपर्क पाकिस्तान से है। बीते 11 दिनों में 3500 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। 1500 लोगों से पूछताछ की गई और 300 से ज्यादा लोगों को यहां पर डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इनमें वो लोग हैं जो लगातार आतंकियों का इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसमें ऑर्गन वर्कर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले वो लोग जो आतंकियों को हथियार, गोला बारूद और इसके अलावा खाने पीने के सामान के साथ पैसा पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आतंकियों को यहाँ पर पूरी तरह से मदद करने के लिए यहाँ पर एक पूरा नेक्सस जो है वो बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की भी जांच कर रही है, क्योंकि आतंकियों के हैंडलर ऐसे युवाओं की भर्ती को तरजीह दे रहे हैं जो पढ़े लिखे और व्हाइट कॉलर हैं, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अलगाववादी गतिविधियों से संबंध नहीं है। आतंकी यहां पर उन लोगों को अब टारगेट कर रहे हैं जिनका ना तो कोई आतंकवाद से जुड़ा बैकग्राउंड है, ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हाल ही में जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जितना मॉड्यूल बस्ट हुआ है, उसमें ये जानकारी मिली है कि जितने भी जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, उनका पुराना किसी भी तरह से आतंकियों से ना तो कोई राब्ता था, ना ही किसी तरह का ऐसा कोई रिकॉर्ड था। ऐसे में नए लोगों को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, जिन्हें पहले रेडिकलाइज किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जबकि 2 दशक पहले आतंकियों से संबंध रखने वालों को ही संगठन से जोड़ा जाता था। इसमें ये देखने को आया है कि अगर आपके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसे लोगों को ढूंढने में पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है इसके लिए पूरी तरह से सजग है और सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको लिया जाएगा। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार करने के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि ये लोग सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचे रहते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में डॉक्टरों का ये गैंग इतना बड़ा आतंकी हमला कर गया, लेकिन महबूबा और अब्दुल्ला जैसे सियासतदान उनसे हमदर्दी जताकर आने वाली पीढ़ी को भी आतंक की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बड़ी खबर सामने। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने का डर इस वक्त है, क्योंकि हिंसा भड़कने को लेकर के आर्मी को तैनात किया गया है। शेख हसीना को लेकर के आज सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद एक बड़ा रोष बांग्लादेश के अंदर दिखाई पड़ रहा है। सड़कों पर लोग मार्च निकाल रहे हैं। आप देखिए, हाथों में पोस्टर और मशाल लेकर के लोग सड़कों पर है। और इसी बीच अपडेट यह है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़क सकती है। हिंसा भड़कती है तो पहले ही एहतियातन आर्मी को तैनात किया गया है। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। हालात लगातार बांग्लादेश में खराब होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने शेख हसीना को मौत की सजा दी गई, जिसके बाद लगातार बांग्लादेश के अंदर आगजनी, विस्फोट और झड़प सामने आ रही।
क्या बांग्लादेश में फिर से हिंसा की आग भड़कने वाली है? क्या यूनुस सरकार का तख्ता पलट होने वाला है? क्या शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में होगा गृह युद्ध? बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई और अगस्त में जैसी हिंसा भड़की थी, क्या एक बार फिर नवंबर में वैसे हालात होने वाले हैं? क्या ढाका की धरती एक और क्रांति की गवाह बनने वाली है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि शेख हसीना को लेकर ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले ही बांग्लादेश में हिंसा की आग धधक उठी है। और जबकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है, तो क्या ये आग और विकराल हो सकती है? दरअसल ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना 5 में से 2 मामलों में दोषी पाई गई हैं। शेख हसीना हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने की दोषी पाई गई। वहीं बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यही नहीं, ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का भी मास्टरमाइंड बताया है। यानी बांग्लादेश में हसीना के लिए रास्ता बंद हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या बांग्लादेश में हसीना पर फैसला आने के बाद यहाँ की आवाम और खासकर उनके समर्थक क्या करेंगे? क्या बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थन में आवाम सड़क पर उतरेगी? क्या ढाका में फिर वही बर्बादी की तस्वीर नजर आएगी? इसका डर इसलिए भी है क्योंकि शेख हसीना पर फैसले से ठीक पहले की रात यानी रविवार को बांग्लादेश में कई जगहों से आगजनी और देसी बम से हमलों ने अफरा तफरी मचा दी। हाल ये है कि बांग्लादेश में हिंसक झड़प में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। राजधानी ढाका से लेकर कई जिलों में आगजनी, सड़क जाम और धमाके हुए। फैसलों को लेकर पैदा हुए तनाव ने पूरे देश में असुरक्षा का माहौल बना दिया है और ये 4 तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। रविवार रात अज्ञात लोगों ने एक पुलिस स्टेशन परिसर में वाहन डंपिंग कॉर्नर में आग लगा दी। बांग्लादेश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर पत्थर फेंक कर रास्ते को बंद कर दिया। हालात बिगड़ता देख सरकार ने पुलिस के साथ सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को तैनात कर दिया है। हाईकोर्ट के पास भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है और तो और सड़क पर भी टैंक तैनात हैं। यही नहीं, हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश में 2 दिवसीय बंद की घोषणा की है। लेकिन इस दौरान शेख हसीना के समर्थक और यूनुस की पुलिस के बीच बांग्लादेश में हिंसक भिड़ंत और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर शेख हसीना पर क्या क्या आरोप हैं। पहला आरोप नंबर 1, मानवता के खिलाफ अपराध, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमला, लीथल फोर्स का इस्तेमाल, अबू सईद की हत्या और चिनखालपुर नरसंहार। उसके अलावा एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी लोगों का अपहरण करवाना। आरोप नंबर 4, टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स यानी लाशें जलाना, सबूत खत्म करना। आरोप नंबर 5, इंसाफ में बाधा डालना, जांच एजेंसीज पर, कोर्ट पर करप्शन का दबाव डालना। और इन्हीं आरोपों में से 2 आरोपों में शेख हसीना को दोषी माना गया और सजाए मौत का ऐलान किया। चार्जशीट में 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए जिनका मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया गया। 2 मामलों में फांसी, 3 मामलों में उम्र कैद करार दिया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है जहां लाल किला ब्लास्ट केस में दूसरी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एनआईए ने जसीर को अरेस्ट किया है और यह अरेस्टिंग हुई है श्रीनगर से एनआईए के द्वारा। ब्लास्ट में जसीर ने टेक्निकल सपोर्ट दिया था। श्रीनगर से अब जसीर को दिल्ली लाया जा रहा है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक बुलडोजर एक्शन ही दिखाई पड़ रहा है। अवैध इमारतों या धार्मिक स्थल हो अवैध, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इमारतों के साथ धार्मिक स्थलों को मलबे में दबाया जा रहा है और साफ निर्देश ये कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर एक्शन होगा। बार-बार आते आप लोग समझा क्या ना, क्या समझ में नहीं आता है। इसके अंदर सामान 5 मिनट के अंदर
ये 3 अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में प्रशासन का हथौड़ा चला और विकास की राह में रोड़ा बन रही इमारतों को गिरा दिया गया। गुजरात के गांधीनगर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई दरगाह और अवैध इमारतों को गिरा दिया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 17 अवैध मकानों को बुलडोजर ने मलबे में तब्दील कर दिया। सबसे पहले आपको यूपी के वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दाल मंडी इलाके में दूसरे दिन भी मकानों को गिराने की कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पहले ही नोटिस लगाकर मकानों को गिराने का समय दिया था और उसके बाद पिछले 2 दिनों से वहां कार्रवाई जारी है। दाल मंडी गली को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके लिए 187 मकानों को ढहाने के लिए चिन्हित किया गया है। इनके मालिकों को करीब 191 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है। सड़क पर 6 मस्जिदों के कुछ हिस्से भी तोड़े जाने हैं। काशी विश्वनाथ धाम से ये सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 215 करोड़ 88 लाख रुपए जारी भी कर दिए हैं। दिखाते हैं कि यही वो मकान है जिसको अधिग्रहण करने के बाद, मुआवजा देने के बाद तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू की गई है और अब जो है पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा, उसकी आवाज़ यहाँ पर साफ तौर पर सुनाई दे सकती है और लोगों में एक तरह का भय भी है कि कहीं अब अगली बारी उनके दुकान की ना हो और इसी वजह से लोग अपनी दुकानों के शटर भी बंद कर रहे हैं और लगातार दुकानों ने पर भी दुकानदारों ने खुद से नोटिस भी चस्पा कर दिया है। उसमें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। अधिकारियों ने तोड़ने से पहले उस नोटिस को पहले गौर से पढ़ा है, उसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू की गई। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई थानों की फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है।